गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी स्टडी में। शुरुआत करेंगे हम आज अपने करंट अफेयर्स की और आज है 18 जून। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आप लोग जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लगता है आप उसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार ने किसके साथ तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए यहाँ पर दिया गया है $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको पता है कि भारत किसी न किसी देश के साथ में ऋण पर हस्ताक्षर करता रहता है ताकि अपने देश में वो जो सुविधाएं हैं, औद्योगिक सुविधाएं हैं या फिर किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जो विकासात्मक कार्य हैं उनको कर सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत एक विकासशील देश है और उसके पास इतना सारा पैसा नहीं होता है कि वो विकासात्मक कार्यों में लगा सके, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार उपलब्ध कराता है। और अगर हम बात करें कि कर चोरी, वो बहुत ही हाई लेवल पर होती है। कर चोरी भारत में लोग कर नहीं देते हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि वो अगर कर देंगे तो उन्हीं के विकासात्मक कार्यों में लगाया जाएगा, लेकिन वो लोग कर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भारत को बहुत ही ज़्यादा घाटा होता है। और उसके बाद स्थिति क्या होती है कि हमें पड़ोसी देशों से उधार लेना पड़ता है, और अगर पड़ोसी देश भी उधार ना दे पाए या फिर उनसे भी एक लेवल क्रॉस हो जाए तो फिर स्थिति ये भी आती है कि हम भारत सरकार आरबीआई से नोट छापने को भी कह सकता है कि तुम नोट छापो और हमें नए नोट से ऋण दो ताकि हम विकास कार्यों में लगा सकें। तो स्थिति ये भी आ जाती है। तो भारत सरकार ने किसके साथ तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए 484 मिलियन का ऋण इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है एशियाई विकास बैंक। भारत ने एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में ये $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और किस राज्य के लिए? तमिलनाडु राज्य में जो चेन्नई कन्याकुमारी कॉरिडोर है इसमें विकास के लिए, इसमें कनेक्टिविटी के लिए 484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि CKIC भारत के पूर्वी तट पर आर्थिक गलियारे जिसे EEC का हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ एक पूरा कॉरिडोर है जिसको विकसित करने की एक ये योजना बनाई गई है, जिसमें $484 मिलियन का खर्च किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, जिसके लिए उसने ऋण लिया है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है और ये किसकी जगह लेगा? तो ये एक नया विधेयक लाया गया है और जो पिछला विधेयक था ये उसको संशोधित कर देगा और उसका स्थान ले लेगा। तो आप देख लीजिए एक बार ऑप्शंस तो नीचे भाग गए। तो ऑप्शंस है अंतर्देशीय पोत विधेयक 1850, अंतर्देशीय पोत विधेयक 1919, अंतर्देशीय पोत विधेयक 1917 या फिर अंतर्देशीय पोत विधेयक 2005। तो ये जो नया अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 जिसे मंजूरी दी गई है, ये अंतर्देशीय पोत विधेयक 1917 को परिवर्तित करेगा, इसका स्थान ये लेगा। तो अब जो नया नियम कानून लागू किए जाएंगे अंतर्देशीय पोत विधेयक से संबंधित वो 2021 से होंगे और जो 1917 वाला अंतर्देशीय पोत विधेयक है उसको अब परिवर्तित कर दिया जाएगा। यहाँ पर बिल जो है अंतर्देशीय जहाज़ों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर इनकी जहाज़ों की जो सुरक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया कि यहाँ पर पंजीकरण को विनियमित भी करेगा, जिसमें जो पंजीकरण होता है कि सभी को देखा जाएगा कि किन जहाज़ों का पंजीकरण है या उससे रिलेटेड कोई नियम कानून बनाना तो नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 जारी किया गया है इसमें शामिल की गई हैं और ये 1917 के पोत विधेयक को परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लंबे समय से
यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लंबे समय से लंबित डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है। डीप ओशन मिशन, इस मिशन में कितने खर्च का अनुमान लगाया गया है? तो ये जो डीप ओशन मिशन है, हाल ही में इसको लॉन्च कर दिया गया है, इसको मंजूरी दे दी गई है। आप कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री का मतलब जो कैबिनेट मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसके द्वारा यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस डीप ओशन मिशन में कितना अनुमान लगाया गया कि लगभग कितना तक खर्च इसमें आ सकता है? तो जो अनुमान लगाया गया है वो है 4077 करोड़ रुपए। इतना खर्च बताया गया है कि इस डीप ओशन मिशन में खर्च आएगा। ये डीप ओशन मिशन है क्या? तो गहरे समुद्र में खनन का कार्य किया जाएगा और तरह तरह के खनिज पदार्थ जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, उनकी खोज की जाएगी। तो डीप ओशन मिशन के तहत भारत ने 477 करोड़ रुपए के खर्च की अनुमानता लागत बताई है। और ये मिशन को हाल ही में, जो कि काफ़ी लंबे समय से लंबित था, मतलब लटका पड़ा था, इसको मंजूरी नहीं मिल रही थी, अब इसको डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी लगता है कि इससे होने वाले खनन से भारत सरकार को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। कि गहरे समुद्र में, हिंद महासागर में किस प्रकार की चीज़ें पाई जा रही हैं और उन खनिज पदार्थों का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसका दोहन कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे हो जाती हैं। इसमें जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस बहुसंस्थागत मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। आप याद रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो ये जो बहुसंस्थागत मिशन लागू किया गया है, इसका नोडल मंत्रालय होगा। मतलब इसके अंतर्गत ये मिशन जारी रहेगा और इसका कार्य करेगा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस पे अपना आधिपत्य जमा सकता है और आप कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत ये कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2018 में जलगांव केले को जीआई प्रमाणीकरण मिला, जो निसारगरा कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव के साथ पंजीकृत था। दूसरा है जलगांव जिला महाराष्ट्र में है। और तीसरा कथन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश देश के केले के उत्पादन में 70% से अधिक का योगदान करते हैं। तो ये 3 कथन आपके सामने, आपको सही कथन का चयन करना है कि इन तीनों ही कथनों में सही कौन सा है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर, जो राइट आंसर है, वो है 2 और 3। 2 और 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आप देखिए कि पहले प्रश्न में जो पहला कथन दे रखा है उसमें गलती क्या है। पहला कथन जो है कि 2018 में जलगांव केले को जीआई प्रमाणीकरण मिला, जो निसारगर कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव के साथ पंजीकृत था। तो यहाँ पर 2018 नहीं होगा, बल्कि इसे 2016 में जीआई टैग मिला था। 2016 में इसे भौगोलिक संकेतक मिला था। और ये बात बिल्कुल सही है कि निसारगर कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव के साथ में ये पंजीकृत था। दूसरा कथन है कि जलगांव जिला महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश देश के केले के उत्पादन में 70% से अधिक का योगदान करते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है कि जितने भी ये जो बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राज्य आप भारत के देख रहे हैं, ये सारे के सारे मिलकर के केला उत्पादन में 70% का योगदान देते हैं। तो ये जो केला है, जिसका नाम है जलगांव केला, ये हाल ही में आप देखेंगे कि इसके जिला ये महाराष्ट्र का है, चर्चा में रहा है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये निसारगर कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में पंजीकृत था। 2016 में इसको जीआई टैग दिया गया था। तो इसमें जो सही कथन हो जाते हैं 2 और 3 हो जाते हैं, और पहला कथन इसमें गलत था क्योंकि वहां पर 2016 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया है? तो ये जो राष्ट्रपति थे, ये थे जाम्बिया के राष्ट्रपति। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी मृत्यु पर शोक जताया है। तो यहाँ के ये पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा। भारत के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने शोक जताया है। जाहिर सी बात है, इनका नाम चर्चा में रहा होगा और ये जाम्बिया के प्रधानमंत्री थे। तो जाम्बिया आप देश याद रखिएगा। और इसकी कैपिटल और करेंसी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कैपिटल और करेंसी क्या है। और खुशी होती है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को देख करके आंसर दिया करिए। जो 1 या 2 क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर दिया करिए। तो आपको आज के सेशन में कमेंट बॉक्स में बताना है कि जाम्बिया के राष्ट्र जो कैपिटल और करेंसी क्या है। और यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेवदंडा
रेवदंडा बंदरगाह जो है वो चर्चा में रहा है। आपको बताना ये किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं भारत में उन सभी का नाम हम लोग जानते हैं, जैसे कांडला हो गया, या फिर इधर पश्चिम बंगाल वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला हो गया। तो इस तरीके के जो बंदरगाह हैं इनका नाम हम जानते हैं। ऐसे बंदरगाह अधिकतर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, और एग्जाम में वो पूछा जाता है जो थोड़ा बहुत चर्चा में रहा हो और जिसका नाम थोड़ा यूनिक हो। अब ये एक बंदरगाह चर्चा में आया है जिसका नाम है रेवदंडा बंदरगाह। ये आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अब आपको बताती हूँ कि ये चर्चा में क्यों रहा है। महाराष्ट्र में स्थित है रेवदंडा बंदरगाह। अब ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल जो है इसने 17 जून 2021 को महाराष्ट्र के रेवदंडा बंदरगाह के पास डूबते हुए MV मंगलम के सभी 16 चालक दलों को बचाया है। तो अभी ये जो एक MV मंगलम जहाज था वो यहाँ पर डूब रहा था। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह डूब रहा था, और जब भारतीय तटरक्षक बल को ये बात पता चली तो उसने एक अभियान चलाया। तो यहाँ पर MRCC टीम ने ICC मतलब भारतीय तटरक्षक बल के इस जहाज जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ बचाव अभियान शुरू किया। ये इनके जहाज का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस जहाज के साथ में इन्होंने बचाव कार्य शुरू किया, और दमन के भारतीय तटरक्षक वायु स्टेशन से 2 ICG चेतक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो अभियान शुरू किया गया था सुभद्रा कुमारी चौहान अभियान किस जहाज के डूबने के साथ में शुरू किया गया था। तो MV मंगलम के साथ में, और यहाँ पर 2 चेतक हेलीकॉप्टर भी आप देख रहे हैं कि तैनात किए गए थे ताकि इन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बेहतर ढंग से किया जा सके और इन्हें बचाया जा सके। तो फिलहाल जितने भी 16 चालक दल थे जो कि MV मंगलम पर थे उन सभी को बचा लिया गया। और ये जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में स्थित था, तो इसी के आसपास की ये घटना थी, इसीलिए ये चर्चा में रहा था। आपको याद रखना है कि यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है। अब आप देखिए 2024 तक का ये भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2024 तक भारत जो है सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु जो है या मौतें हैं उनको घटाकर इतने प्रतिशत तक ला देगा। तो ये जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 50% का। 50% का ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने कि भारत सरकार 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम कर देगा। ये लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, आपको याद रखना है। और भारत ही वो देश है जहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं में बहुत ही ज़्यादा मौतें होती हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सड़कें भारत में बनी हुई हैं। अब खतरनाक सड़कों का मतलब है कि पहाड़ियों तक पर तो भारत ने सड़कें बना रखी हैं। तो सोचने वाली बात है कि जहाँ पर दुर्घटना अगर होती है तो फिर बचने की उम्मीदें कम हो जाती हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पर रोडें बनी हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सड़कें हैं इस तरीके के घुमावदार बनी हुई हैं कि वहाँ कई बार आपने देखा होगा कि अधिकतर जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़कें बहुत ही घुमावदार हैं कि 90 डिग्री का आप देखो कोण बनाती होंगी, ऐसी सड़कें भी भारत सरकार ने बनाई हुई हैं। तो वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ ऐसी जगहों को किसी न किसी प्रकार से संरक्षित किया जाएगा या कोई तो इनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल अब हम चलते हैं इसके बारे में आप इतना और जान लीजिए कि सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है वो नितिन गडकरी हैं। तो ये सड़क परिवहन मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ में ये सूक्ष्म लघु और MSME मंत्री, आप डायरेक्ट समझिए कि ये MSME मंत्री भी हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? क्योंकि यहाँ पर राज्य मंत्री चर्चा में रहे इसीलिए हमें जानना है कि ये जो एटलस लॉन्च किया गया है, जिन राज्य मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो हैं कौन? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, इनका नाम है। बाबुल सुप्रियो अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो चर्चा में बहुत रहते हैं। अपने बयानों के कारण कह सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई काम किए ही करते हैं। तो बाबुल सुप्रियो चर्चा में बहुत बने रहते हैं और
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का नवीनतम संस्करण जारी किया है। तो नवीनतम संस्करण इन्होंने जारी किया है एटलस का, वो भी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि भारत का मरुस्थलीकरण किस प्रकार से हो रहा है और इसके साथ साथ में जो भूमि क्षरण है उसका पूरा एक एटलस जारी किया है कि कहाँ कहाँ पर भूमि किस प्रकार से है और कहाँ पर भूमि का क्षरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इनका नाम है बाबुल सुप्रियो और इन्होंने ये एटलस जारी किया है। अब इसके बारे में थोड़ा जाने तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये जो आप कहेंगे, हालांकि लॉन्च तो इन्होंने कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली बनाया किसने था, तो वो बनाया था अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, इसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है? तो अब यहाँ पर भारत जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो उर्वरक पर भी सब्सिडी देने जा रही है और इसके लिए यहाँ पर 14,775 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी गई है। 14,775 करोड़ रुपए की सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इतने रुपए जारी किए हैं, 14,750 करोड़ रुपए। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये भारतीय मूल के हैं, पहली बात। दूसरी बात है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? और ये है सत्य नडेला। सत्य नडेला को अब माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। तो और ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अधिकतर चर्चा में रहती है क्योंकि कोई ना कोई राज्य माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता करता है, ऋण के लिए समझौता करता है या किसी भी प्रकार के विकासात्मक कार्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ में आए दिन समझौते होते रहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए चेयरमैन जो बन गए हैं वो है सत्य नडेला, आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे, किस दिन मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये जो है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। 17 जून को ये मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, कि किस प्रकार से जो पृथ्वी में मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको रोका जा सके और जो जिस प्रकार से ड्रॉट हो रहा है, मतलब सूखा हो रहा है चारों तरफ, उसको ख़त्म किया जा सके। जब मैं मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन मैंने एक लेसन पढ़ा था ड्रॉट, जिसका नाम था, इंग्लिश में था, तो हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने पढ़ा। ड्रॉट, उसमें वो अपने बैल को ही मार देता है लास्ट टाइम में, जब उसके पास पानी ही नहीं बचता है, तो और उसका बैल बहुत प्यासा होता है, ऐसे करके कोई कहानी थी, तो वो लास्ट में हंसी से अपने बैल को ही मार देता है। तो वो कहानी पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा कि एक एक बूंद को उस कहानी में मतलब जो कहानी राइटर जो लिखता है ना, उसमें जिस हिसाब से वो मतलब ऐसा हमारे सामने लिखने के बाद चित्रण आता है कि ऐसा लगता है कि सामने वो घटना घटित हो रही है। इस प्रकार से लेखक हमारे दिमाग में बैठ करके पूरा चित्र बना देता है उस कहानी का। तो वैसे ही बहुत बुरा मुझे वो फील हुआ पढ़ने के बाद कहानी के अंत में कि एक एक बूंद को तरस गया वो व्यक्ति, और लास्ट में जब उसकी बेटी को भी पानी पीने के लिए नहीं मिला और कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद उसने अपने बैल को ही मार दिया, जिससे वो बहुत प्यार करता था। तो देखिए कि जब विपत्ति आती है ना, तो अपनों के लिए भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है। फिलहाल हमें ध्यान रखना है और पानी को बचाते रहना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।